GB में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि कन्वर्ट के लिए फ़ोन आता है, आपको मेमोरी अपडेट करनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फ़ोन को लगा दे के पहले इसकी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल डाउनलोड करनी है। तो सॉफ्टवेयर की फ़ाइल कैसे डाउनलोड करेंगे, आई थिंक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं, पहले आपने 3 टूल पे आना है और स्मार्ट फ्लैश के ऊपर क्लिक करना है। और ये देखो, इसके ऊपर जो इसके ऊपर फाइलें इसके ऊपर इस टाइम वैलिड है वो आ जाएंगी। एक बीटा वर्जन है, बीटा आपने कभी भी नहीं करना। और इसके बाद ये ऑफिशियल वर्जन है, ऑफिशियल वर्जन पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर देंगे। तो यहाँ पे अल्लाह करे नेट की स्पीड अच्छी हो तो ये डाउनलोड ठीक होगा। CNC मशीन लेके और मेमोरी चिप पे भी आपको दिखाई थी कि कितने किस्म की मेमोरी आज तक बनी हुई है। तो मॉडल के हिसाब से हम जरा एडर्स को डिस्कस कर लेते हैं। एरर्स जो सबसे ज़्यादा और जो एरर्स अभी तक फ़ोन्स के अंदर आते हैं, जैसे कि कस्टमर आपके पास फ़ोन लेके आया एप्पल लोगो के ऊपर, तो आप सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर करेंगे। एप्पल लोगो आ रहा है, एप्पल लोगो जा रहा है। अगर इस कंडीशन में कोई आपके पास कस्टमर फ़ोन लेके आता है तो हम उसे सबसे पहले फ्लैश करेंगे और फ्लैश करके हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सा एरर है। मैं कुछ एरर है जो 90% फ़ोन के अंदर आते हैं, जैसे कि मॉडल के हिसाब से मॉडल थोड़ा सा यहाँ पे हम ऐड करेंगे। आईफोन 5S से लेके जो 6 तक के मॉडल होते हैं उनके अंदर जो यहाँ पे एरर्स आते हैं, उसके अंदर 3 एरर आएंगे बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बल्कि 4। एक नंबर 1 पे आता है, उसके अंदर 4013 का एरर। दूसरा आता है 2009 का एरर। तीसरा आता है उसके अंदर एरर 9। और चौथा उसके अंदर जो एरर आता है वो आता है 4014 का एरर। इसके अलावा ये कहीं नोट कर लें आप, इसके अलावा जितने भी एरर हैं सारे अननोन एरर हैं, और अननोन से अगर क्लियर हो जाते हैं ठीक है, अगर नहीं क्लियर होते तो फिर वो CPU के एरर है। स्पीड तो वो स्लो है। ठीक है, तो नंबर 1 पे एरर आता है हमारे पास कस्टमर फोन लेके आया, वो एप्पल लोगो पे एप्पल लोगो आ रहा है, एप्पल लोगो जा रहा है। जैसे हम उसका फ्लैश करते हैं तो उसके अंदर एरर आता है 4013 का एरर। कौन सा एरर? 4013। तो जैसे ही 4013 का एरर उसके अंदर आएगा, हमें पता चल जाएगा आईफोन 5, 5S, 6 एंड 6 प्लस, इनके अंदर 4013 का एरर आ रहा, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये जो एरर है ये मेमोरी प्रोग्रामिंग का एरर है, नेट प्रोग्रामिंग का। हेलो यार, 13 की फाइल डाउनलोड करो जल्दी, मुझे करके ऊपर भेजो। और वो ये जो लड़का है ना नीचे, कहाँ जा रहे हो? लड़का है, उसको डिवाइस देके भेजी। वो यहाँ पे 6 है, मैं इसका आपको मदरबोर्ड भी ओपन करके दिखाता हूँ। उसके अंदर हम किस तरह फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और किस तरह हमें पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आईफोन 6 है, इसका हमें मदरबोर्ड के अंदर एरर है 4013 का एरर। तो 4013 का जो एरर होता है वो एरर है प्रोग्रामिंग का। किस तरह प्रोग्रामिंग की जाएगी और किस में एरर होता है? प्रोग्रामिंग बेसिक होती है आपकी मेमोरी चिप के अंदर, नैंड के अंदर। ये आपकी नैंड लगी हुई है, ये वाली। तो हमारे पास अगर फोन आ जाता है तो हम इसकी सबसे पहले 4013 के एरर के अंदर सबसे पहले इसकी हम नैंड उतारेंगे, मेमोरी चिप उतार देंगे। मेमोरी चिप को उतार के हम एक सॉकेट के अंदर मेमोरी चिप रखेंगे, जो JC की सॉकेट है हमारे पास इस टाइम P15। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा सॉकेट आई हुई है। तो इसको कितने टेम्परेचर पे उतारना है, कितनी हीट होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली उतार कर उसके बाद इसकी जो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और प्रोग्रामिंग के बाद इसके अंदर डाटा इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसके बाद हम फ्लैश कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ।
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आईफोन 6 का मदरबोर्ड है और इसके अंदर एरर है 4013। तो 4013 का एरर जब फोन के अंदर आएगा तो हमें समझ आनी चाहिए कि 4013 का एरर है, इसके अंदर 90% जो प्रॉब्लम है वो मेमोरी चिप का होता है, मतलब प्रोग्रामिंग का होता है। तो प्रोग्राम ये मेमोरी चिप लगी हुई है। सबसे पहले हम इसका साइड वाला ग्लू रिमूव करेंगे। ये बेसिकली पेस्टेड मेमोरी चिप होती है और साइडों पे कोई भी कंपोनेंट इसका नहीं उतरना चाहिए। ग्लू रिमूव करने के लिए हमारे पास हीट होनी चाहिए तकरीबन 300 और जो एयर होनी चाहिए वो 5 पे एयर होनी चाहिए। तो मैं हीट गन उठाता हूँ और यहाँ पे हम इसकी जो एयर है वो करेंगे 300 पे, हीट 300 पे करेंगे। जो एयर है वो करेंगे 6 पे। जी सचू जी भाई हो लेट आए हो? नहीं मैं चले गया। अच्छा जी, तो हम इसकी ग्लू रिमूव करने लगे हैं। ठीक है, 300 की हीट पे हम सबसे पहले इसकी ग्लू रिमूव करेंगे और ग्लू रिमूव करने के बाद हम इसकी मेमोरी चिप उतार सकते हैं। तो ग्लू रिमूव 300 पे आप जब करोगे तो कोई भी कंपोनेंट इससे नहीं उतरेगा। याद रहे जितने भी कंपोनेंट, कैपेसिटर या रेजिस्टेंस जितनी भी कुछ लगा हुआ है सारे के सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये उतर जाए तो कोई मसला नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर फ़ोन से ये अगर उतर जाते हैं तो इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो साइड वाला जो ग्लू है इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो चारों साइडों पे इसका जो ग्लू है वो रिमूव हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो हम अब इसकी मेमोरी चिप को उतारेंगे। मेमोरी चिप उतारने के लिए आपकी जो हीट होनी चाहिए वो तकरीबन 410 होनी चाहिए, 410। और जो एयर है वो स्टैंडर्ड एयर है 5 और 6 के दरमियान, मतलब जितनी भी इसकी एयर होती है वो स्टैंडर्ड एयर होती है। इतनी एयर पे हम सारे आईसी नॉर्मली उतारते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर अगर तो आप फ्लैक्स लगाना चाहें तो लगा लें, अगर नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है। फ्लैक्स से होता क्या है कि आपका जो आईसी है वो सारे का सारा जल्दी हीट हो जाता है। तो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे मैं इसको हीट करूंगा ज़्यादा इस साइड से आधी मेमोरी को। उसकी वजह क्या है कि आधी मेमोरी की बैक साइड पे यहाँ पे लगा हुआ है सीपीयू आईसी, मेन सीपीयू आईसी। तो सीपीयू आईसी को हमने हीट नहीं करना। अगर सीपीयू आईसी को हम हीट कर लेते हैं तो हमारा फ़ोन डेड हो सकता है। उसके बाद जब इसको फ्लैश करेंगे तो उसके अंदर और कोई एरर आएगा। तो लिहाजा हमें यहाँ पे नॉर्मल हीट करना है और यहाँ पे हमने हीट को स्टिल करना है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि सीपीयू आईसी वाली साइड पे हीट बिल्कुल ना जाए। कोई भी आईसी है, बेस बैंड है, सीपीयू आईसी के पास कोई भी आईसी लगा हुआ है तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर हीट ना जाए। और दूसरी बात है, ये हीट हो जाएगा तो स्लीवर हम उस साइड से डालेंगे जिस साइड पे कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ये इस साइड पे कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा, यहाँ पे स्लीवर बड़ा इजी चला जाएगा। तो ये वाले जो आईसी हैं इसके नीचे स्लीवर डालना पड़ता है, ये फिर ओपन होते हैं। जैसे छोटे छोटे यहाँ से एयर बाहर आना शुरू हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा जो मेरा आईसी है वो हीट हो गया। तो उसी टाइम आप इसके अंदर स्लीवर डालेंगे इस तरह और उसी टाइम स्लीवर डाल के आप बड़े आराम से आईसी को निकाल लेंगे। ये हमारा जो मेमोरी आईसी है बड़ा इजीली उतर गया। इसको ना वो लेके डिवाइस से 6 वाले में सारे डाल लिए।
नैंड उतार कर हमें नैंड को अच्छे से रिवॉल्व करना है, क्लीन करना है। नैंड के ऊपर आपको नज़र आ रही है गम लगी हुई है, तो ये गम लगी नहीं होनी चाहिए, गम क्लीन होनी चाहिए। फिर हमारा जो नैंड है वो ठीक से सपोर्ट करेगा। उसके बाद हम इसकी नैंड के अंदर प्रोग्रामिंग क्या होती है वो सारी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और डिस्कस भी करेंगे, क्या क्या सीरियल नंबर वगैरह कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। सक्का वैसे पहले तो एक्स्ट्रा जितना भी इसका सोल्डर है उसको हम सारा क्लीन कर लेते हैं। फिर 300 की एयर से मतलब 300 की हीट से हम इसके ऊपर जो गम लगी है एक्स्ट्रा उसको रिमूव कर लेंगे। 300 की एयर जो मतलब हीट होती है ये बड़ी एक स्टैंडर्ड हीट होती है, इससे सारी गम इजीली उतर जाती है। तो बिल्कुल क्लीन हो गई है ये मेमोरी हार्ड डिस्क नेट इसी को ही कहा जाता है, तीनों इसी के नाम है। तो अब हम इस क्या करेंगे, इसके अंदर सॉकेट चेंज करके जो आईफोन 6 की सॉकेट है वो इसके अंदर लगा के ये वाली मेमोरी लगाएंगे। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये P15 है, P15 के अंदर उसके बाद ये सारी सॉफ्टवेयर लग जाती है। ये सारी नैंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए ये यूज़ होता है। आईफोन 2G से लेके आईफोन 17 को मैक्स तक की सारी मेमोरी इसी से ही प्रोग्राम होती है। जितने भी फ़ोन के अंदर एरर आते हैं, जितने भी आपके पास मोबाइल्स आते हैं जो एप्पल लोगों से आगे नहीं जा रहे होते, उसको आप इसी में ही रिपेयर करते हैं, इसी में प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए 6P6 आई थिंक ये वाला है। पहले इसके अंदर नैंड है, हम निकाल लेंगे। ये P15 इसका जो मेन बॉक्स है इसके ऊपर ये सारी सॉकेट लग जाती है, तो हम इसके ऊपर सॉकेट लगाएंगे इस टाइम आईफोन 6 वाली A16 BJ16 इसका नाम है, तो इसको हम लगाएंगे। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी नज़र आनी है, ये डॉट लगा होता है और ये साथ इसके नीचे भी डॉट लगा हुआ है, तो ये लगा लेंगे। उसके बाद चलते हैं सिस्टम के ऊपर। हमें टाइप सी केबल दो यार, USB टू टाइप सी इसके पास है, ये वो शो कर देगा कितने GB आपकी मेमोरी है। लाइक ये इसके ऊपर छोटा सा एक डिस्प्ले लगा हुआ है, ये और ये जितने GB आपकी मेमोरी है यहाँ पर भी शो कर देता है। तो चलते हैं सिस्टम के ऊपर। सिस्टम के ऊपर आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है JC का। जो भी डिवाइस है उसका आपको इस तरह की एग्जी मिल जाएगी, आप फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो और इसको ओपन कर लो। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे।
इसका यूजर नेम आईडी बनता है बढ़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे इसको करना। तो यहाँ पे आएंगे नैंड प्रोग्रामिंग के ऊपर, ये जेसी रिपेयर की पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो इस टाइम है P15 और P13, वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। और नैंड रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर है, इसने UFS भी दिया हुआ है सैमसंग की eMMC करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक और इसकी ने एक बात दी हुई है रिपेयर फिटिंग, मतलब इसके अंदर बैटरी LCD का 2 टोन, बैटरी की हेल्थ बनाना, फेस आईडी, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट होती है। कैमरे का डाटा करना, और उसके बाद ईप्रोम रीड राइट भी ये करता है ईप्रोम। उसके बाद ये इसका ओल्ड बॉक्स है, ये अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अनबाइंडिंग कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के फीचर हैं। हम चलते हैं P15 के ऊपर, क्योंकि हमें अभी करनी है नैंड को प्रोग्राम। तो यहाँ पे कॉम सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास है ये कॉम P15, और यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। जैसे आप कनेक्ट करेंगे और ये इस तरह थोड़ी लोडिंग लेने के बाद ये आपको इसका इंफॉर्मेशन जितना भी नैंड का डाटा है सारा का सारा आपको दे देगा। याद रहे ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, और जो कि मुझे लगता है कि इंटरनेट की स्पीड कम है, कनेक्ट तो है। खैर अभी इसने मुझे बता दिया कि ये जो इसके अंदर जो आपने नैंड लगाई है वो 64 GB की है। तो मैंने मतलब 64 GB है बिल्कुल। उसके बाद हम इसकी क्विक इन्फो पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। अब ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं, ये सुने। अब ये इसका प्रोग्रामिंग का डाटा है जो आपको ये सामने से नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर नजर आ रहे हैं, उसके बाद आपको इसका मॉडल और एरिया, US का फोन है, ब्लैक कलर है, वाईफाई, ब्लूटूथ एड्रेस और इस तरह की एवरीथिंग, काफी ज्यादा चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो ये वो डाटा है जो मोबाइल फोन को चलाने में काम आता है। अगर इस डाटे के अंदर किसी तरह की चेंजिंग हो जाए तो आपका जो मोबाइल फोन है वो अनएबल टू एक्टिवेट पे चला जाएगा। इसके अंदर कौन कौन सा ऐसा डाटा है जिसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। नंबर 1 सीरियल नंबर के एंड पे अगर G लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे खाली हम F लिख देंगे या कोई और इंसान लिख देंगे तो हमारा फोन अनएबल टू एक्टिवेट पे चला जाएगा। ये इसी का अपना डाटा होना जरूरी है, ये IB नंबर के साथ मर्ज होता है। उसके बाद इसके साथ आ जाता है यहाँ पे वाईफाई एड्रेस, ये वाला वाईफाई और ब्लूटूथ, ये दो एड्रेस जो इसके ऊपर एंड पे DD लिखा हुआ है, या बीच में कोई भी आप हिंसे को एक एडिट कर सकते हो। एडिट करोगे तो फिर भी हमारा जो फोन है वो डीएक्टिवेट पे चला जाएगा। फोन ऑन होगा, पूरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप उसको एक्टिवेट करोगे तो अनेबल एक्टिवेट पे चला जाएगा। तो 3 डाटे आपने जेल में रखने हैं, 3 डाटे सबसे ज्यादा जरूरी है, वाईफाई एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस और सीरियल नंबर। उसके अलावा जितने भी ये नीचे है, ये SNN जो भी इसका सीरियल है नीचे दिया हुआ है, मॉडल दिया हुआ है, या एरिया, US या कोई भी आप कलर, ये आप चेंज भी कर दोगे हमारे फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वो क्या होगा कि उसका कलर, अगर आप 3 टूल के ऊपर जाओगे, कलर चेंज करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज करोगे तो एरिया चेंज हो जाएगा। खैर ये 3 चीजें आपने चेंज नहीं करनी। ये है जी iPhone 2G से लेके iPhone 16 Pro Max तक, 11 Pro Max तक जितने भी मोबाइल हैं इनकी मेमोरी के अंदर डाटा होता है, समझ आइए, 11 Pro Max तक। उसके बाद 12 से लेके 13, 14, 15, 16 और 17 मॉडल जो भी नए हैं, इनकी नैंड के अंदर डाटा नहीं होता, इनकी नैंड खाली होती है। ये वाला डाटा है ना, ये सारा का सारा डाटा CPU IC के अंदर होता है। वाईफाई एड्रेस भी, हर चीज सारी ये CPU IC के अंदर होती है। वाईफाई अनलॉक करनी पड़ेगी। नहीं, मैं बताता हूँ आगे। तो इसके अगर आपकी वाईफाई खराब हो जाती है, फॉर एग्जांपल इस मॉडल की खराब हो जाती है, iPhone 5, 6 प्लस, इसकी वाईफाई खराब हो जाती है। और जैसे मैंने आपको परसों पिछले लेक्चर में आपको वाईफाई अनलॉक करके दिखाई थी, सिंपली उसका यहाँ पे अनलॉक का बटन आ गया था, ऐसे ही था ना, पुराने लड़के बैठे हुए हैं सारे, बोलो यार क्या कर रही हो। यहाँ पे अनलॉक का एक बटन आ गया था, लेकिन ये मॉडल कौन से है, ये 6 है। मैंने आपको पहले भी बताया iPhone 6 प्लस, 5 एंड 5S, इससे पुराने मॉडल जितने भी हैं इनकी अगर वाईफाई खराब हो जाती है तो इसके लिए वाईफाई को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वाईफाई को रिप्लेस करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे आपको कोई भी अनलॉक का बटन नजर नहीं आ रहा, और वो हमने इंफॉर्मेशन ली उसमें पहले ही कहा है कि वाईफाई आपकी अनलॉक्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन मॉडलों की अगर मेमोरी खराब हो जाती है तो आपको वाईफाई अनलॉक करने की जरूरत नहीं, सिंपल आप क्या करोगे, वाईफाई चिप को उतारोगे सेम मॉडल पे और सेम मॉडल पे ऊपर लगा दोगे बस। उसके बाद 6S आ जाता है मॉडल, 6S से लेके 11 Pro Max तक,
जितने भी फ़ोन हैं इनकी आप मेमोरी रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आपको मेमोरी वाईफाई रिप्लेस करोगे तो फिर आपको नैंड के अंदर से वाईफाई को अनलॉक करना ज़रूरी है। इन मॉडलों के साइड पे बटन यहाँ पे लिखा आएगा PCE समथिंग इस तरह का वाईफाई अनलॉक, तो उसको आप क्लिक करोगे तो इंफॉर्मेशन में ये अनलॉक हो जाएगा। अगर उसको आप क्लिक नहीं करते तो वो अनलॉक नहीं रहेगा। मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आईफोन X आ जाता है, उसकी वाईफाई चिप खराब हो जाती है, टूटी हुई होती है या खराब हो जाती है, तो आपको वाईफाई चिप को बदलना है। तो जब आप वाईफाई चिप को बदलोगे, कैसे बदलोगे? आप सेम लाइक मदरबोर्ड से वाईफाई चिप उतार लोगे। आईफोन 8, 8 प्लस, X की, ये तीनों की वाईफाई चिप एक दूसरे को लग जाती है। आप किसी भी चलो आईफोन X से उतार के लगाओगे, जैसे आप आईफोन X से इसको उतार कर लगाओगे, इसकी वाईफाई चिप को चेंज कर दोगे, वाईफाई चिप आपकी फिर भी नहीं चलेगी। क्यों? उसके बाद उसका अंदर से डाटा को अनलॉक करना पड़ता है। डाटा क्या होता है भला? मेमोरी चिप के अंदर। तो मेमोरी चिप को भी प्लस हमें उतारना पड़ेगा और मेमोरी चिप को उतार कर इस तरह के बॉक्स के अंदर रख के मेमोरी चिप को हम अनलॉक करेंगे और उसी टाइम हमारी वाईफाई चल जाएगी। वन टाइम में अनलॉक होता है। उसके बाद अगर वाईफाई चिप किसी की खराब हो जाती है तो आप सिर्फ वाईफाई चिप को चेंज करोगे, दोबारा अनलॉकिंग की जरूरत नहीं होती। समझ आई है? 12 सीरीज के अंदर क्या होता है? 12 से लेके 13, 14, 15, 16, 17 मॉडल, इनकी वाईफाई चिप चेंज नहीं होती। इन्होंने कहा था कि वाईफाई चिप खराब हो जाती है तो वाईफाई चिप चेंज नहीं होगी। क्यों? वाईफाई चिप को चेंज करने के लिए डाटा को अनलॉक करना पड़ता है। तो अनलॉक करने के लिए डाटा इनका, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वाईफाई का अनलॉक के लिए डाटा जो मेमोरी चिप के अंदर है ही कोई नहीं। इनकी मेमोरी चिप बिल्कुल खाली है इन मॉडलों की। ये तकरीबन 15 मॉडल, मतलब 13, 12, 13, 14, 15, 3-4 साल तक इसका जो ये सोल्यूशन था वो आया ही नहीं था। कोई सोल्यूशन नहीं आया था 3-4 साल बाद। उसके बाद एक सोल्यूशन आया है। नीचे जो है रिपेयरिंग वाला टेबल, वहाँ पे पार्ट्स वाला टेबल जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरी बैग पड़ी है, उसके साथ 2 JC की डिवाइसें पड़ी हैं, डब्बे हैं, वो पूरे उठा के लिया ना। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया है कि इन्होंने कहा है कि अब होगा क्या, वाईफाई बहुत सारे मॉडलों की खराब हो जाती थी तो वाईफाई चिप चेंज नहीं होती थी, सोल्यूशन ही कोई नहीं होता था। मतलब 12 सीरीज से लेके 17 सीरीज तक किसी की वाईफाई चिप खराब हो जाती तो उसका सोल्यूशन ही नहीं था। JC कंपनी, इसके अलावा लोबान, इसके अलावा I2C, इस तरह की काफी थर्ड पार्टी कंपनियों ने एक वाईफाई चिप अपनी बना दी है। उन्होंने कहा ये वाईफाई चिप आप हमसे खरीदो और ये डायरेक्ट आप जाके लगाओ फोन के ऊपर और फोन को अनबाइंड कर दो, आपकी वाईफाई चिप चल जाएगी। तो इन्होंने ये बहुत ही कह लो कि एक अच्छा सोल्यूशन निकाला था। मल्टीपल कह लो कि वाईफाई चिप आ गई है इन मॉडलों की। तो याद है 12 सीरीज से जो नीचे वाली सीरीज है उनकी आपको चिप चेंज करनी तो आप किसी भी मॉडल से उतार के लगा के और वाईफाई अनलॉक करो और चल जाएगी। इनकी क्यों नहीं चलती? इनका एड्रेस ही मेमोरी के अंदर नहीं होता, इनका एड्रेस होता है CPU IC के अंदर। तो CPU IC का कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं बना जहां पे हम जाके CPU IC के अंदर से वाईफाई को अनलॉक कर दें। समझ आई है? तो अनलॉक नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए फिर सोल्यूशन क्या निकला है? थर्ड पार्टी ने एक वाईफाई चिप ही अपनी दे दी, वो भी लेने गया, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक बात और है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि इन मॉडलों की वाईफाई चिप जल्दी खराब नहीं होती, इतनी ज्यादा भी नहीं खराब होती। कोई उसको उतार ले या वो कहीं गिर जाए या कहीं टूट जाए, जब फोन टूटता है उसके दौरान टूट जाए तो फिर तो समझ आती है खराब होगी। जो चीजें एप्पल के अंदर रिप्लेस नहीं ना हो सकती, जैसे CPU रिप्लेस नहीं हो सकता, बेसमेंट रिप्लेस नहीं हो सकता, तो वो चीजों के खराब होने के चांसेस भी बड़े कम है। वो चीजें चलती जल्दी खराब भी नहीं होती। तो खैर, जो इन्होंने वाईफाई चिप अपनी दी है, वो वाईफाई चिप जो है ना वो निहायत ही मैं कह सकता हूँ कि महंगी है। 9,000 रुपए की चिप है, वो 9,000 की हम कंपनी से बाय कर रहे हैं वाईफाई चिप 15 प्रो मैक्स की और 14 प्रो मैक्स की, 12 प्रो मैक्स की आई थिंक वो भी है, तकरीबन कोई कह लो कि 9 की है। हाँ, वो 9 की है। जो 15 प्रो मैक्स की वो 13,000 रुपए की है। तो इतनी महंगी वाईफाई चिप, अगर मैं तो, मेरा कस्टमर तो है ऐसा कि वो पैसे खर्चता है, तो छोटे शहरों में इसके पैसे कस्टमर बहुत कम खर्चते हैं। तो मैं भी खैर, उन्होंने बनाई है चीज़, तो जिसकी वाईफाई नहीं चल रही उसका ऑलमोस्ट फोन बेकार ही है, क्योंकि वाईफाई सबसे ज़्यादा लोग चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं चलो हम डाटा ही चला लेंगे। खैर, अगर वो 13,000 की है तो हम उसको लगा के देते हैं, कम से कम 25-26 हज़ार में, 30,000 में हम उसको लगाएंगे तो हमें वो समझ आएगी, क्योंकि पूरा फ़ोन खोलना पड़ता है। उसके बाद उसकी मेमोरी, उसकी जो
मदरबोर्ड को अनबाइंड करना पड़ता है, फिर जाके वो लगती है। वो किस तरह की होती है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हमें कुछ चाहिए थी, हमने मंगवाई है। तो लिहाजा इन मॉडलों की वाईफाई चिप आप इस तरह रिप्लेस कर सकते हो। अब आते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। इसकी वाईफाई की समझ आ गई है ना, वाईफाई कैसे कैसे चेंज करनी है और अनलॉक कैसे करनी है। किसी बंदे का कोई वाईफाई के बारे में कुछ सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सर वाईफाई अगर उतारते हैं, ठीक है, तो मेमोरी चिप उतार के अनलॉक करनी पड़ेगी। हाँ जी, अब एक इसके अंदर और चीज है, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, मैं बता देता हूं लेकिन गौर करके समझेगा। आईफोन X तक 6 से लेके, मतलब 6S लगाया, 6 तो है ही नहीं ना, उसके अंदर मेमोरी अनलॉक होती है। 6S से लेके आईफोन X तक, इनकी अगर आप वाईफाई चिप चेंज करते हो ना, वाईफाई को मेमोरी चिप को उतारने के बगैर भी आप अनलॉक कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शन है, कहाँ पे है, यहाँ पे एक पर्पल मोड की ऑप्शन आती है। ये एक बॉक्स है, ये उसको पर्पल मोड के ऊपर ले जाता है। यहाँ पे केबल लगती है और फोन पर्पल मोड पे चला जाता है और मेमोरी की जितना भी मेमोरी का डाटा होता है सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। तो आप उसको अनलॉक कर सकते हो। वो कैसे करनी है उसका तरीका मैं आपको नेक्स्ट समझा सकता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा तरीका है। और अनलॉक करते हुए फोन जो है ना उसका डाटा भी डिलीट करना पड़ता है। जरूरत नहीं है, सॉरी, फिर मेमोरी उतारने की जरूरत नहीं। सिर्फ 3 मॉडल है इसमें। आईफोन 6, मतलब ज्यादा मॉडल है, वैसे 3 नहीं है। 6S है, 6S प्लस है, 7 प्लस, 8 प्लस X। ये मॉडल जो है, इनकी मेमोरी चिप अगर खराब हो जाती है, वाईफाई चिप खराब हो जाती है, बगैर मेमोरी चिप को उतारे आप वाईफाई को अनलॉक कर सकते हो। 11 को आप वाईफाई चिप को उतार कर ही अनलॉक करेंगे, सॉरी मेमोरी चिप को उतार कर ही अनलॉक करेंगे। और उससे ऊपर वाले मॉडल के लिए ये हमारे पास कुछ बॉक्स है, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ वाईफाई चिप कैसी होती है। तो ये हमारे पास जेसी के बॉक्स हैं कुछ इस तरह के। ये उसकी एक पूरी, जैसे कि मेमोरी चिप को लगाने के लिए उसकी एक मेमोरी चिप की प्रोग्रामिंग वाला बॉक्स है, और इसका भी बॉक्स पूरे का पूरा बॉक्स है। यहाँ पे हम वाईफाई चिप को रखते हैं। वाईफाई चिप कैसी होती है, ये वाली वाईफाई चिप है जेसी कंपनी की अपनी, ये वाली, और ये 13,000 रुपए की ये चिप है। और इसी चिप को हम यहाँ पे रखना पड़ता है इस तरह, और फोन को हमने अनबाइंड करना है। अनबाइंड करने के बाद इस तरह फोन को अनबाइंड करना, अनबाइंड करने के बाद हम इसको उसके साथ पैचअप उसका कर देंगे। कैसी होती है मैं थोड़ा सा जूम करके आपको ये चिप दिखा देता हूँ। डिवाइस उसके साथ लगानी पड़ेगी। ये डिवाइस V1S Pro के साथ लगती है, ठीक है। V1S Pro एक और जेसी का बॉक्स है, उसके साथ लगेगी। ये इस तरह की जेसी की अपनी चिप होती है, मतलब वाईफाई चिप होती है। यही वाईफाई चिप आप पूरी की पूरी इस तरह उसके अंदर लगा दोगे। ये जेसी की है, आप किसी और कंपनी की भी लगा सकते हो, जिस भी कंपनी की मिल रही है, लाजमी नहीं कि जेसी चलाएगा इसको, ठीक है जी। तो ये वाईफाई चिप है, और ये इसके नीचे जो पॉइंट्स है, इससे क्या होता है कि ये वाईफाई चिप को अनबाइंड करते हैं, मतलब सीरियल नंबर को आपस में इसको सेंड सुन करते हैं, इस तरह का कुछ भी इसका मतलब। इसकी डिवाइस, इसकी वाईफाई चिप को प्रोग्राम करने के लिए भी इसकी डिवाइसें हैं। ये कौन कौन से मॉडल तक अभी अवेलेबल है, ये 15 Pro Max तक है, 16 की भी नहीं है और 17 की भी अभी तक नहीं है। शायद वो आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। इनको ये वाईफाई का सलूशन ढूंढने में 3-4 साल लग गए हैं, तो खैर ये सलूशन महंगा ही है, सस्ता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये उन लोगों के लिए है जिनकी वाईफाई चिपें खराब होती हैं, और ज्यादातर क्या है कि वाईफाई चिप खराब होती कोई नहीं है। मैंने बहुत कम देखी है वाईफाई चिप को खराब होते। समझ आ गई है? तो ये था वो वाईफाई का जितना भी प्रोसीजर था कि वाईफाई सब मॉडलों की मैंने आपको बता दी है। 16-17 मॉडल के अंदर वाईफाई चिप खराब हो जाए तो उसका इस आज की डेट के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट उसका सोल्यूशन आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आती है प्रोग्रामिंग की बारी। नेट तो हमने खैर वाईफाई को तो देख लिया है। अब हमारे पास जो फोन है ये एप्पल लोगो से आगे नहीं जा रहा, एप्पल लोगो पे ब्लिंक कर रहा है बार बार। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने के लिए आपको पता है P15 मैंने डिवाइस कनेक्ट कर दी, और दोबारा से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे।
डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी कनेक्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, पहले यहाँ पे इन्फो लेके उसके बाद हम सबसे पहले सिस्टम बैकअप पे आएंगे। नजर आ रहा है सिस्टम बैकअप, ये किधर है, ये बैकअप, और बैकअप इसका यहाँ पे ले लेंगे इसका, और बैकअप लेने के बाद सीधा ये बैकअप हम किसी भी पार्टीशन के अंदर अपना सेव कर लेंगे। ये बैकअप सेव करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये बैकअप आपके पास नहीं होगा तो आप फोन को चला तो लोगे लेकिन एक्टिवेट फोन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसका बैकअप सेव कर लेता हूँ इस जगह पे। अब यहाँ पे जो मेरा बैकअप है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अपना यहाँ पे आऊँगा, नैंड को फॉर्मेट कर दूंगा। नैंड के अंदर जो बग्स है, वो जो इसके अंदर एरर आया था वो यहाँ से रख के फॉर्मेट हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखें, जब मेमोरी को हम फॉर्मेट करते हैं तो पुराना मेमोरी का डाटा सारा रिमूव हो जाता है। अगर इस बॉक्स से मैं फॉर्मेट करूंगा तो ये वाला जो डाटा है वो भी रिमूव हो जाएगा, और जो पर्सनल डाटा कस्टमर का होता है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, और ये कुछ ऑनलाइन कनेक्ट करके फाइल डाउनलोड करके उसके बाद ये फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट सक्सेस हो गया। उसके बाद दोबारा मैं इसकी इन्फो लेता हूं, तो इन्फो लेने से देखें आपके नैंड के अंदर कोई भी डाटा नहीं आ रहा। पहले इन्फो लेने से यहाँ पे पूरा सीरियल नंबर वगैरह सारा कुछ आता था। तो जैसे मैंने फॉर्मेट किया डाटा सारा रिमूव हो गया। अब मेरे पास इसका बैकअप पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। तो मैं इसका बैकअप रिस्टोर करूंगा, रिस्टोरिंग पे जाऊंगा, और यहाँ पे जो भी मेरे पास बैकअप था, ये दो बैकअप है, एक पहले का है एक अभी का है। तो हमें पता कैसे चलेगा पहले का या अभी का, कैसे पता चलेगा बताओ? टाइम और डेट। हाँ जी, टाइम और डेट देख लेंगे। 20 तारीख का ये वाला है, और ये अक्टूबर 20 तारीख का ही है, तो ये वाला डाटा है। तो ये ओपन कर लेंगे, और डाटा यहाँ पे बहुत ही स्पीड के साथ सक्सेस राइट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से इसकी इन्फो लेंगे यहाँ पे, और जैसे इन्फो लेंगे सारे का सारा डाटा वैसे आ गया। जो इसके अंदर एरर था, वो इस टाइम इसका एरर सारा रिमूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेमोरी चिप को निकालेंगे, और निकाल के दोबारा मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरी चिप को लगा देंगे। सर अगर ये डाटा नहीं रहेगा अभी क्यूरी के जरिए से ऑनलाइन आ जाता है? अच्छा, वो भी एक नेक्स्ट लेवल है। वो क्या है कि उसका अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास नैंड ही टूटी हुई आती है, नैंड इसके अंदर होती नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर इसका एक और तरीका, आप कोई भी नैंड उठाओगे, ये सारे मॉडलों का तरीका बता रहा हूँ आपको। कोई भी नैंड सेम मॉडल की उठा के फोन के ऊपर लगाओगे, और फोन क्या करेगा, उसको बार बार फोन उसको क्या करेगा, सॉफ्टवेयर करने के बाद फोन उसका आपका ऑन हो जाएगा। जब आप फोन का ऑन करेंगे तो आगे लिखा आएगा हेलो, वाईफाई लगा देंगे बाद आगे में नेक्स्ट करेंगे तो वो क्या होगा, फोन एक्टिवेट नहीं होगा, हेलो भी होगा। बार बार एक्टिवेट करेंगे, लिखा आएगा अनएबल टू एक्टिवेट। समझ आई है? अब मैंने आपको एक लफ्ज पहले भी बोले हैं कुछ, कि 12 सीरीज के अंदर मेमोरी सीपीयू के अंदर डाटा होता है, इनका भी सीपीयू के अंदर डाटा होता है। लेकिन क्या है कि इनका जो एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी होता है। इसका जो प्राइमरी डाटा है ना, वो नैंड के अंदर है, सेकेंडरी इसका सीपीयू के अंदर है, उसका प्राइमरी सीपीयू के अंदर डाटा है। जैसे आप एक्टिवेट करोगे, सीपीयू डाटा सेंड कर देगा नैंड को, और सेंड करके देखेगा कि नैंड का डाटा और सीपीयू का डाटा दोनों सेम है। अगर तो दोनों सेम होंगे तो फोन एक्टिवेट हो जाएगा, अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो फोन आपका एक्टिवेट नहीं होगा। समझ आई है? अच्छा, वो क्या करेगा, बार बार सेंड करके वो लिखा है अनएबल टू एक्टिवेट, मेमोरी के अंदर डाटा नहीं है, डाटा सेम नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आप मेमोरी को दोबारा उतारोगे, मेमोरी को दोबारा उतार के आप इस बॉक्स के अंदर रखोगे। ये उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी नैंड खराब हो चुकी है, नैंड है ही, तो मैं इस बॉक्स के अंदर दोबारा डाटा रखता हूँ। वैसे तो वो बड़े मॉडलों का हमने एक्सपीरियंस किया है, इसका भी वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसका भी एक दफ़ा करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये अभी तक डाटा हमारे पास कोई लॉस हुआ ही नहीं। अच्छा जी, तो मैं वापस इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि मैंने इसका डाटा निकालना है, इसके अंदर से डाटा निकालना है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली नैंड है जैसे 6 है, इसके अंदर से हम कैसे डाटा निकालते थे, हम IME नंबर को लेकर एक उस बंदे को सेंड करते थे जो iCloud को अनलॉक करता है, या जो
कैरियल अनलॉक करता है, जेबी को अनलॉक करता है। ये पहले बहुत ज़्यादा सिस्टम था, ये हमारे पास फ़ोन आते थे जेबी होते थे, वो कस्टमर कहता था मैंने फैक्ट्री अनलॉक करवाना है, तो हम आईवी नंबर उस बंदे को देते थे, वो कहता है 15,000 की सर्विस है मैं आपको अनलॉक कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कुछ होता था। तो हम क्या करते थे, फ़ोन को ऑन कर लेते थे, ऑन करके हम उस बंदे को देते थे, कहते थे इसका यार सीरियल नंबर हमें चाहिए, वो हमें 1 घंटे, उसके बाद सर्विस होती थी, वो 1 घंटे में ऑनलाइन एप्पल से डाटा मंगवा के दे देता था, एप्पल डाटा दे देता है इसका, वो आईवी नंबर देता है, आईवी नंबर देने के बाद वो कहते हैं जी इसका सीरियल नंबर हमें दे, सीरियल नंबर वो खुद हमें भेज देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसी नाइट के अंदर ये 3 चीजें एडिट कर लेते हैं, सीरियल नंबर, वाईफाई एड्रेस, बिल्ड टू द एड्रेस, ये तीनों वो आईवी नंबर के साथ मिला लेते हैं जो उसके अंदर होती हैं, और फिर उसके बाद फोन को एक्टिवेट करते हैं, फोन एक्टिवेट हो जाता है। अब इससे ऊपर वाले मॉडल होते हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, ये 13 सीरीज है, इसकी नैंड खराब हो गई है, या 11 सीरीज है, या X सीरीज है, इसकी नैंड खराब हो गई है, तो इसकी नैंड के अंदर से हम डाटा कैसे निकालेंगे। इसके अंदर एक कोड होता है ये वाला, एक सेकंड, केबल इंग्लिश में हो रही है। ठीक है, ये एक इसके अंदर डाटा होता है, क्यूरी कोड अनलॉक, क्यूरी अनबाइंड, ये वाली ऑप्शन, इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो 20 मिनट ऑलमोस्ट लेता है और उसके अंदर से नैंड के डाटा निकाल देगा। अभी आपको इसकी समझ कोई नहीं आ रही, उसकी वजह ये है कि इसका एक अलग लेवल है। अगर इसके अंदर मेरे पास कोई फ़ोन आता है इन दिनों में, तो मैं आपको फ़ोन लेके मतलब प्रैक्टिकली सारी चीज़ समझाऊंगा, उसमें सही समझ आ जाएगी। ठीक है जी, इसको खैर इस टाइम अभी वाइंड अप करें। अगर आपके पास नैंड नहीं है तो आप उसका डाटा कैसे निकालेंगे। एक का मैंने आपको बता दी है कि आप आईफोन 7 प्लस तक जितना भी डाटा है सारा का सारा ऑनलाइन ले सकते हो, मिल जाता है। उसके अलावा भी नेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके तरीके बताए, चैकरा से भी डाटा निकल आता है, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये निकलना कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। और यहाँ पे देखो, जो उस दिन लेक्चर में नहीं थे उनको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जिन मॉडलों के अंदर अनलॉकिंग की ऑप्शन होती है, जिनकी मेमोरी अनलॉक करनी पड़ती है, उनके अंदर ये अनलॉकिंग की ऑप्शन खुल जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये अनलॉक हो जाता है। ओके, 4013 का जितने भी फोन है उसको इसी तरह नैंड को निकाल के, नैंड को अनलॉक करके, नैंड को प्रोग्राम करके, उसके बाद दोबारा से हम नैंड को उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगा के उसको सॉफ्टवेयर करेंगे तो हमारा जो 4013 का फोल्ड है वो क्लियर हो जाएगा। आगे एरर आता है, एक और एरर की बात करते हैं। एरर आता है 2009। जो 2009 का एरर होता है, उस एरर के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, वो एरर बेसिकली नैंड का एरर होता है, मेमोरी चिप का एरर होता है। मेमोरी चिप का एरर क्या होता है कि मेमोरी चिप खराब हो जाती है। अगर यहाँ पे मैं बॉक्स में बात करूं लगा के जेसी वगैरह पे, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन देगा, इन्फो भी देता है, डाटा भी अंदर होता है। लेकिन जैसे मैं उसको फ्लैश करता हूं तो वो क्या करता है, फ्लैश इंस्टॉल ही नहीं होता, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता तो 2009 का एरर लिखा आता है। वो 2009 का एरर आता है तो हमें समझ आनी चाहिए कि इसकी नैंड खराब है। तो आप सिंपली डाटा पुराना कॉपी करोगे और नई एक नैंड रखोगे, उसको फॉर्मेट करोगे। फॉर्मेट करने के बाद आप उसके अंदर डाटा दोबारा रिस्टोर करोगे और आपका जो फोन है उसके अंदर डाटा इंस्टॉल हो जाएगा और 2009 का एरर रिमूव हो जाएगा। तीसरा नंबर पे एरर आता है एरर 9। आईफोन 6s आईफोन 6 5s 6 और 6 प्लस, इन मॉडलों के अंदर अगर आपके फोन के अंदर एरर 9 आ रहा है, कस्टमर आपको कह रहा है कि यार मेरे पास फोन है, उसको मैंने मतलब चलते चलते वो एप्पल लोगो पे रुके है, एप्पल लोगो से आगे नहीं जा रहा है, या एप्पल लोगो ब्लिंक कर रहे हैं, आप उसका सॉफ्टवेयर करते हुए एरर आता है एरर 9, सिंपल एरर 9 लिखा आता है। और एरर 9 अगर आपके पास आ जाता है इस तरह, तो आपको समझ आनी चाहिए जो ये वाला एरर है ये CPU IC का एरर है, तो हमें CPU IC के थ्रू उसको रिपेयर करना है। ये बेसिकली हार्डवेयर में आता है, ये प्रोग्रामिंग का एरर नहीं है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा एरर 9 को हम किस तरह क्लियर करते हैं।
अगर लेवल 3 की बात करूं तो लेवल 3 के अंदर एरर 9 आ जाता है, तो एरर 9 आप क्या करोगे, CPU इसी को रिवॉल्व करोगे और एरर 9 रिमूव हो जाएगा। सिंपल, इसके अंदर डाटा लॉस्ट होने के चांसेस नहीं होते। आप CPU इसी को उतारो, उतार के दोबारा से उसके बबल बनाओ, दोबारा लगा दो CPU इसी, फोन आपका सिंपली चल जाएगा, कोई मसला नहीं। होता क्या है कि इसके अंदर एरर 9 आता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका लॉजिक चिप लगा हुआ है ये वाला, और ये वाला लॉजिक चिप सीधा CPU IC के अंदर से आ रहा है यहाँ से। इसकी दो पिनें होती हैं V1 और U1, यहाँ पे तो नहीं है खैर। इसकी दो पिनें इस तरह की, ये वाली जो दो पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट के अंदर से जो ये पॉइंट आ रहे होते हैं सीधे लॉजिक चिप के अंदर, इस लॉजिक चिप पे इसके ये वाले जो पॉइंट है ये डैमेज हो जाते हैं। ये चल के ना इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। इसका जो ये वाला EEPROM का SDA और SCL का ये दो पॉइंट होते हैं, ये दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट डैमेज हो जाए चलते चलते, तो आपके फोन के अंदर एरर 9 आना शुरू हो जाएगा। 3 मॉडलों के अंदर, कितने मॉडल है, 5S, 6 और 6 प्लस, इनके सिर्फ बता रहा हूँ। इससे ऊपर वाले मॉडलों में ये काम नहीं है, मैं उसमें नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसका जो ये वाला है CPU IC को उतारेंगे, उतार कर हम दोबारा रिवॉल्व करके CPU IC को लगा देंगे और हमारा जो एरर 9 है वो रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा भी इसका एक शॉर्ट तरीका है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, उसके ऊपर टाइम लग जाना है। और लेवल 2 वाले खास तौर ये बात का ध्यान रखें, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आपने मुझे कहना है कि एरर 9 को हार्डवेयर के थ्रू CPU विदाउट CPU उतारे, विदाउट CPU रिवॉल्व किए हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो मुझे बताना, फिर मैं वो किसी एक लेक्चर के साथ इसको साथ में मिला के आपको समझा दूंगा। समझ आइए। और लेवल 3 के लिए सिंपल ही है, आप स्वैपिंग कर रहे हो आजकल, लेवल 2 के अंदर स्वैपिंग नहीं होती, तो लेवल 3 वाले स्वैपिंग करेंगे। वो क्या करेंगे, इस CPU IC को उतारेंगे, उतार के दोबारा से बबल बनाएंगे और दोबारा से CPU IC को लगा देंगे और आपका जो एरर 9 है वो क्लियर हो जाएगा। समझ आ गई। इतने से लेक्चर में किसी बंदे का कुछ सवाल है पूछ ले, ये लेक्चर ठहर के और समझा के मैं आपको इस तरह इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है। ये जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे ना तो तब आपको समझ आएगी कि ये लेक्चर की कितनी वैल्यू है। इस तरह के फ़ोन बहुत सारे आते हैं और जब आपको एरर्स की समझ नहीं ना आती, एरर्स कौन सा किस चीज़ का है, तो फिर आप मोबाइल रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते। फिर आप कह लो कि एरर अगर नैंड का होता है आप कोई और चीज़ उतार दोगे तो वो तजर्बे होंगे तो फ़ोन ख़राब हो जाता है। लिहाजा किसी चीज़ को किसी बंदे को इतने से लेक्चर में समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। समझ आ गई है। आगे मॉडल चेंज हो गया है 6S। अच्छा एक और एरर है 4014 का जो एरर होता है वो बेसिक कनेक्टिविटी का एरर होता है। वो ज्यादातर उन मॉडलों में आता है, उन फोनों में आता है जो फोन नीचे गिरते हैं, नीचे गिर के फोन बंद हो जाते हैं। जब हम उसको ऑन करते हैं फोन का डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा होता, और जैसे हम उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं तो फोन हमें बताता है कि फोन लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होता है तो हम उसको सिंपल सॉफ्टवेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर करने के बाद वहां पे एरर आता है 4014 का एरर। 4014 का एरर जो होता है वो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताऊं। वो बेसिकली नैंड और CPU के अंदर जो पॉइंट आपस में मिल रहे होते हैं, ये पॉइंट कोई ना कोई डैमेज हो जाता है तो 4014 का एरर आता है। मतलब मदरबोर्ड आपका टूट जाता है, या पावर AC के अंदर से जो पॉइंट CPU IC को जा रहे हैं या नैंड को जा रहे हैं वो कोई ना कोई एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 4014 का एरर आता है। अगर इस तरह का फोन 4014 का कोई एरर दे तो हमें सबसे देखना है कि फोन की फिजिकली हालत बिल्कुल ठीक है। अगर तो फिजिकली हालत ठीक है तो हम CPU IC को या मेमोरी चिप को दोनों को उतार कर रिवॉल्व करके दोबारा लगा देंगे, ये एरर खत्म हो जाएगा। अगर उसकी फिजिकली हालत डैमेज है तो हम उसको स्वाइप करेंगे। स्वैपिंग का पता है ना कैसे करते हैं, एक नए मदरबोर्ड के ऊपर पुराने फोन के IC उतार के लगाते हैं। अच्छा जी, ये होता है एरर कैसे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये पॉइंट जो है यहाँ पे देखो, ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है CPU IC के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसकी अंडरग्राउंड जो वायरिंग है वो डैमेज हो जाती है या कोई पॉइंट डैमेज हो जाता है ये वाला, तो हमारा फोन 4014 का एरर देगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये अगर इस तरह का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जितने भी CPU IC के साथ कनेक्ट है पॉइंट, ये सारे पॉइंटों में से कोई ना कोई एक आधा पॉइंट भी डैमेज हो जाएगा तो आपका फोन कौन सा एरर देगा। तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं और ये वाला जो एरर होता है इसको हमने बोलते हैं कि ये कनेक्टिविटी का एरर है। ये कोई ना कोई चीज डिस्कनेक्ट हो गई है, मेमोरी
या पावर एसी या सीपीयू, ये तीन चीज़ों आपस में मिक्स हो, मतलब इस आपस में इनका जो पैचअप है वो टूट गया है। याद रहे ये तीन चीज़ों का अगर पैचअप होगा ना तो आपका फ़ोन ऑन होगा, चलेगा फ़ोन। उसके अलावा कोई और मसला हो सकता है, जैसे साउंड नहीं आ रहा तो साउंड एसी के अंदर प्रॉब्लम, लेकिन फ़ोन ऑन होगा। बेस बैंड नहीं आ रहा तो बेस बैंड का प्रॉब्लम, लेकिन फ़ोन ऑन होगा। ये तीन चीज़ें अगर ठीक वर्क कर रही है ना, प्लस नंबर 1 सीपीयू और रैम ये इकट्ठी होती है, ये नंबर 2 पावर एसी, नंबर 3 नैंड मेमोरी चिप और नंबर 4 सॉफ्टवेयर, ये अगर चार चीजें आपकी सही काम कर रही हैं आपका मोबाइल ऑन रहेगा, डेड नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर अगर डेड है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक जैसे कि बेस बैंड नहीं आ रहा तो फोन ऑन होगा, सिर्फ सिम नहीं चलेगी। साउंड नहीं आ रहा तो स्पीकर नहीं चलेंगे, बाकी सिम चलेगी। इस तरह जितनी भी सारी छोटी छोटी फेस आईडी बंद हो जाती है, एयर स्पीकर बंद हो जाता है, चार्जिंग बंद हो जाती है, सिग्नल नहीं आते, इस तरह की सारी चीजें ये इन चीजों के अलावा है। फोन को ऑन करने के लिए चार चीजों का पैचअप होना बड़ा जरूरी है। नंबर 1 सीपीयू एसी और रैम का, नंबर 2 सॉफ्टवेयर का, नंबर 3 पावर एसी का और नंबर 4 नैंड का। क्योंकि नैंड के अंदर डाटा आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो फोन आपका ऑन नहीं होगा। EEPROM एक्सपोर्टेड है, लेकिन लॉजिक चिप और EEPROM एक्सपोर्टेड है। अगर वो उतर जाएंगे तो फोन हमारा ऑन हो जाएगा, एप्पल लोगो आएगा, लेकिन एप्पल लोगो से आगे नहीं जाएगा। लेकिन वो सिस्टमाइज तो ऑन है ना, अगर कोई उसको खराब कर देता है या टूट जाता है तो वो उसको सपोर्ट ही कर रही होती हैं, लेकिन उनका होना बड़ा जरूरी है पूरे फोन को ऑन करने के लिए। समझ आई? 4014 का एरर, ये आईफोन 4014 का जो एरर है ये तमाम मॉडलों के अंदर होता है। आईफोन 2G से लेके आईफोन 17 प्रो मैक्स तक अगर 4014 का एरर आ जाता है तो आपको समझ आनी चाहिए कनेक्टिविटी का एरर है, और ये हर मॉडल के अंदर सेम एरर आता है। आगे मैं मॉडल चेंज करने लगा हूं तो ध्यान रखना है आपने, आगे मतलब ध्यान से बात सुननी है। आगे मॉडल आया था हमारे पास 6S से लेके 11 प्रो मैक्स तक, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही आ जाते हैं, लेकिन 11 प्रो मैक्स तक 99% अगर मोबाइल फोन एप्पल लोगो के आगे, एप्पल लोगो पे रुका हुआ है या एप्पल लोगो से आगे नहीं जा रहा, तो आप उसका सॉफ्टवेयर करोगे तो आपके फोन के अंदर एरर आ जाता है, एरर 9। कौन सा? तो एरर 9 इन मॉडलों का प्रोग्रामिंग का एरर है। पुराने वाले मॉडल जिन्होंने मैं आपको बताया 6 से, उन मॉडलों के अंदर अगर एरर 4014 आता है तो प्रोग्रामिंग का एरर है। अगर इन मॉडलों के अंदर एरर 9 आएगा तो प्रोग्रामिंग का एरर होगा। तो आप सिंपली नैंड प्रोग्राम करोगे, कैसे? जैसे मैंने आपको लाइक करके बताई है, आप इन मॉडलों की मेमोरी चिप उतारोगे, मेमोरी चिप उतार के आप बॉक्स के अंदर रख के डाटा पहले बैकअप बनाओगे, बैकअप बनाने के बाद आप उसको फॉर्मेट कर दोगे, दोबारा से बैकअप रिस्टोर करोगे, आप फ्लैश करोगे तो एरर 9 आपका क्लियर हो जाएगा। समझ आई है? यस सर। अगर इन मॉडलों के अंदर 4013 का एरर आ जाता है, कौन सा एरर? इन मॉडलों के अंदर अगर 4013 का एरर आता है तो वो प्रोग्रामिंग का एरर नहीं है, उस दौरान आप मेमोरी चिप नहीं उतारोगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं एरर 9 उन्होंने देखा होता है, आईफोन 6 के अंदर एरर 4013 ठीक किया होता है, और 4013 अगर 7 के अंदर फोल्ड आ जाता है तो वो उस दौरान भी मेमोरी चिप को उतार देते हैं, हालांकि मेमोरी चिप से वो क्लियर होता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का एरर नहीं होता। वो बेसिकली एरर होता है हमारा थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी मदरबोर्ड के अंदर हम एक और चीज को भी कहते हैं, थर्ड लाइन कह लो, या जो स्ट्रिपें होती है ना, स्ट्रिपें हमारे पास लगी होती है, उसको हम थर्ड लाइन बोलते हैं। स्ट्रिपें मदरबोर्ड के अलावा ही है ना एक, ये मतलब तीसरा हिस्सा ही आ जाता है। मदरबोर्ड के अंदर 2 लाइनें होती हैं, लेवल 3 वालों को तो पता है, लेवल 2 का भी लेक्चर ही होना है। एक लाइन मतलब लाइन होती है, मेन लाइन होती है, फिर एक सेकंड लाइन होती है, ठीक है। इन दोनों लाइनों के अंदर अगर शॉर्टेज आ जाए तो हम उसको कैसे क्लियर करेंगे, पूरा एक लेक्चर हुआ है इनका, और इसको कैसे ठीक करेंगे। उसके बाद एक थर्ड लाइन आती है, वो कौन सी होती है? तो स्ट्रिप पे लगी होती है। जैसे कि आईफोन एक्स के अंदर 4013 का फोल्ड आता था, अभी भी आता है, एक नीचे पड़ा भी हुआ है एक्सेस, उसके अंदर 4013 का फोल्ड है। वो क्या है कि फोन एप्पल लोगो से आगे नहीं जा रहा है, एप्पल लोगो आता है, एप्पल लोगो बंद हो जाता है, तो वो एरर ज्यादातर एयर स्पीकर की स्ट्रिप का होता है। एयर स्पीकर की स्ट्रिप शॉर्ट हो जाती है, तो सिंपली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एप्पल लोगो से आगे नहीं जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर करेंगे। जैसे हम उसको सॉफ्टवेयर करेंगे, फोन हमारा एप्पल लोगो, मतलब फोन हमारा एरर देगा 4013। तो मैंने ये भी बहुत सारे लोग देखे हैं शुरू में, अभी तो शायद थोड़ा बहुत पता चल गया हमको, शुरू में एरर
एक्स के अंदर एरर 4013 आता था तो वो स्टिप का एरर होता था, वो पूरा फोन की नैन उतार के बैठे होते थे कि यार ये तो ठीक नहीं होगा। वो नैन को लगाते थे, उतारते थे, दोबारा प्रोग्राम करते थे, उस दौरान भी फोन ठीक नहीं होता था। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज़ों को आपने खास समझना है। अगर आपको एरर की समझ आती है, पता है कि इस एरर के ये पार्ट मुतासर हो सकता है, ये पार्ट खराब हो सकता है, तो फिर आपको ये रिपेयरिंग करना बड़ा आसान है। तो 4013 का एरर जो होता है वो स्टिप का एरर होता है। नंबर 1, 80% जो एयर स्पीकर की स्टिप के अंदर होते हैं। आप एयर स्पीकर की स्टिप उतारोगे, फोन को ऑन करोगे, फोन बिल्कुल ऑन हो जाएगा ठीक ठाक। ज्यादातर ये कैसे होता है, जब कोई बच्चा या कोई पानी वगैरह लगता है, बच्चे मोस्टली, मेरा छोटा बेटा था वो फोन को यहाँ से मुंह में डाल देता था, उसने स्पीकर बड़े खराब किए हमारे। तो इसी तरह वो यहाँ पे मुंह पे डालता था तो जो पानी था ना उसके मुंह का वो यहाँ पे लग जाता था और फोन की वो जो स्ट्रिप है वो शॉर्ट हो जाती थी, एयर स्पीकर की स्ट्रिप। तो उससे आपके फोन के अंदर प्रॉब्लम कौन सा आता है, 4013 का। तो इसलिए आपने इन मॉडलों की मेमोरी चिप नहीं उतारनी, समझ आइए। 6S सॉरी 6S कह रहा हूँ, 6S भी आता है खैर इसके अंदर। 7 प्लस XS Max 11 Pro के अंदर 4013 का जो फोल्ड है वो ज्यादातर स्ट्रिपों का ही फोल्ड होता है। अगर स्ट्रिपें आपने रिप्लेस कर दी फिर भी 4013 का फोल्ड आ रहा है तो 20% वो CPU IC का एरर होता है। कितना, किसका? CPU IC, उसका CPU IC या उसकी रैम खराब है। नैंड के अंदर फिर भी नहीं होता ये फोल्ड। तो CPU IC या उसकी नैंड खराब है तो उससे आप मसला हल कर सकते हो, या उसकी कोई ना कोई ये वाली कॉइलें डैमेज हुई होंगी। CPU के साथ जो कॉइलें लगी हैं, बक कॉइल, बक लाइन भी कोई बंद हो जाए तो फिर भी फोन के अंदर 4013 का एरर आ सकता है। CPU IC का फॉल्ट है तो जारी बात है उसके अंदर बक लाइन या सेकंड लाइन कोई भी लाइन का भी जिक्र हो सकता है। कोई ना कोई कनेक्टिविटी टूट जाए तो फिर भी हो सकता है, जैसे लाइक ये वाली कनेक्टिविटी टूट जाए। फॉर एग्जाम्पल ये GPU की कनेक्टिविटी है, खैर इससे तो नहीं आना चाहिए, इससे तो फोन ही ऑन नहीं होता। कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक लाइन बोल लेता हूँ, ये भी GPU की बड़ी लाइन है। कोई भी एक कॉइल खराब हो जाती है, जो कॉइल यहाँ से GPU के अंदर भी जा रही है और दूसरी बात ये यहाँ पर भी जा रही है, आपस में कनेक्ट भी हो रही हैं और GPU के अंदर भी जा रही है, अलग-अलग डाटा भी ले रही है। अब ये क्या है कि ये अलग-अलग डाटा ले रही है पावर AC से। यहाँ पे ये देखो अलग-अलग पावर AC से डाटा आ रहा है, ये भी डाटा आ रहा है, ये भी डाटा आ रहा है और इकट्ठा होकर GPU के अंदर ही जा रहा है। अगर इसकी एक कॉइल बंद हो जाती है तो मुमकिन है कि इसके अंदर 4013 का एरर आना शुरू हो जाए। अगर ये 7 प्लस है, 8 प्लस है, ये इनसे ऊपर वाले मॉडल है। खैर CPU के IC के अंदर भी 20% इनके चांसेस होते हैं। उसके अलावा बेस बैंड के अंदर भी प्रॉब्लम होता है। बेस बैंड जो CPU है वो शॉर्ट हो जाता है कभी कभी। जैसे मैं आपको एक 7 प्लस के दिखाता हूँ कि 7 प्लस में ये सबसे ज्यादा फोल्ड है। ये 7 प्लस हमारे पास फोल्ड है। इसका जो ये वाली बक लाइन है, ये वाली लाइन कभी कभी ये लाइन शॉर्ट हो जाती थी, ये वाली लाइन 1.8 ये, या यहाँ पे इसका ये पावर AC है, ये पावर AC की कोई एक लाइन शॉर्ट हो जाती थी कभी कभी तो फोन तब भी 4013 का एरर देना शुरू कर देता था। तो हम क्या करते थे, इसका बेस बैंड CPU का बेस बैंड पावर AC चेंज करते थे तो फिर भी 4013 का मसला होता है। इसलिए कहने की बात है कि जो 4013 का मसला है ना, ये आईफोन 6S से ऊपर वाले मॉडलों में ये मल्टीपल प्रॉब्लम है। ये एक जगह पे मसला नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया है कि 4013 का या एरर 9 हो तो आप नैंड प्रोग्राम करो तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसका जो 4013 है ना, ये एक जगहों पे नहीं है, मल्टीपल है। हर फोन का सेम जगहों से नहीं निकल सकता। किसी की स्ट्रिप भी खराब हो सकती है, किसी का कह लो कि ज्यादातर स्ट्रिपें खराब होती है 80%, 20% होता है कि उसका CPU IC भी खराब हो। उसके बाद आ जाता है 4014 का एरर। सिंपली 4014 के एरर के बारे में बता चुका हूँ कि 4014 कनेक्टिविटी का एरर होता है। उसके बाद जितने भी एरर आते हैं, जैसे कि आईफोन 13, 14, 15 के अंदर एक और एरर आता है 35 एरर, 35 एरर। ये एरर भी नैंड का एरर होता है, लेकिन ये 13, 14, 15 मॉडलों के अंदर होता है जिनके अंदर नैंड के अंदर डाटा ही नहीं होता। उन मॉडलों के अंदर 35 एरर प्रोग्रामिंग का एरर होता है। किन किन मॉडलों के अंदर डाटा नहीं होता भला? 12 भी इसके अंदर है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 मॉडल जितने भी हैं, सीरीज या सारी सीरीज, इनका जो डाटा होता है ये मेमोरी चिप के अंदर नहीं होता। इसका सबूत मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास फोन है, ऑन है बिल्कुल, आईफोन 13 सिंपल 13 है
और इसको हमने 512 GB में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम इसको 512 GB में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये फ़ोन बिल्कुल ऑन है, मैंने इसके अंदर से डाटा नहीं निकालूंगा और मेरे पास यहाँ पे आज ना घूम गई स्क्रीन भी फाड़ देना है। तो ये मेरे पास मेमोरी है 512 GB की। अब इसी को मैं दोबारा लगाता हूँ उसके अंदर सॉकेट में P15 पे और यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये मेमोरी, यहाँ पे लिखा आएगा कि ये मेमोरी किन किन मॉडलों को सपोर्टेड है। वैसे मैंने इसको आज तक 512 GB किया नहीं है, ये पहला फ़ोन है 13 जो 512 GB की रिक्वायरमेंट है, लेकिन चलो करके देखते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम सिंपली और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में ये आ जाएगा ये किन किन मॉडलों को सपोर्ट हो सकती है। वैसे यहाँ पे 13 आ रहा था, शायद कस्टमर किसी की कभी रिक्वायर्ड नहीं आई। अच्छा इसने मुझे कहा है यहाँ पे 13 मिनी को सपोर्ट है, ये 13 को है, 13 प्रो मैक्स और ये आगे क्या है मिनी 6। ये मिनी 6 तक आईपैड मिनी 6 तक ये मेमोरी लग सकती है, इन मॉडलों के अंदर ये चल जाएगी। तो हमारे पास कौन सा मॉडल है? हमें इसका डाटा नहीं चाहिए, एक्टिवेट डाटा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका डाटा कहाँ पे होता है CPU एसी के अंदर। तो चलते हैं सिंपली इसको खोलते हैं और खोल के इसको हम ये प्रोफेशनली, हमारे पास एक मशीन है जिसको हम कहते हैं JC CNC मशीन, ये प्रॉपरली इसकी जो मेमोरी चिप है उसको ग्राइंड कर देगी और हम एक नई मेमोरी चिप इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद फ्लैश करेंगे। ये फ़ोन हमारा 128 GB से शिफ्ट हो जाएगा 512 GB पे। ठीक है जी। और इस प्रोफेशनल मशीन से फ़ोन के डेड होने के चांसेस कम होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो लोग जिनके पास ये मशीन नहीं होती वो क्या करते हैं, मेमोरी चिप को हीट गन से उतारते हैं। हर किसी की तो नहीं, लेकिन 100 में से 10 फ़ोन ऐसे हो जाते हैं जिनकी हीट मेमोरी चिप के साथ CPU को लग जाती है और फ़ोन फिर बाद में ऑन ही नहीं होते। सही है। तो हमने ये सारी चीज़ें अपनी बचाने के लिए और कस्टमर को 100% देने के लिए ये एक मशीन ली है। ये मशीन मेरे पास 2-3 सालों से है और ये गालबन 10-12 लाख रुपए की ये मशीन है। तो इसके अंदर और मैंने बहुत सारे काम किए हैं। ये CNC है, कस्टमाइज है, आप इसको जैसे मर्जी इसके काम ले सकते हो। पिछले दिनों में पता होगा कि इससे मैं सिम जैकेट भी बनाता था LLA मॉडल के अंदर। अभी मुझे एक मैसेज आया था यार सिम जैकेट बनानी है, लेकिन अभी हम नहीं बना रहे, JV को अनलॉक नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है इसका बड़ा रोला पड़ा है पिछले दिनों में, तो इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। खैर और बहुत सारे काम करती है। स्वैपिंग के दौरान हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम रैम उतारने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कामों के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। तो चलते हैं जी, इस फोन का मदरबोर्ड निकालते हैं और मदरबोर्ड निकालने के बाद इसको करते हैं आज 512 GB। ये नीचे इस वाले स्क्रू को लेके चेक करते हैं तो ये फोन हमारा कनेक्ट हो जाए। ये केबल किसकी है? क्या है? लाइट चार्ज करते हो? डाटा के लिए यूज करते हो? ये तो चल ही नहीं रही भाई। 128 GB, 128 GB। तो आज हम इसको करेंगे 150 GB, मतलब 1500 GB। चलो 100 GB प्लस 2500 GB, ये हो सकता है इंशाल्लाह। मैं इसकी एक वीडियो बना के शेयर करूंगा। व्हाट्सएप लाइन करवाने ये 128 GB, 256 GB, 512 GB और 1 TB, 2 TB, ये तो मोस्टली ये मेमोरियाँ मिल जाती हैं। तो हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो कोई 1500 GB, 1512 GB बनेगा इसका गालबन। और 256 और 128 GB कितना बनेगा? 450 समथिंग, 450 GB। इस तरह के हम GB निकालेंगे जल्दी।
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम जी। व्हाट्सएप पर मीटर भी करा दो। कहीं जा रहे हो? चले, आपने खामोशी से ये देखना है, ठीक है। ये कोई डेड फोन नहीं है, ये ऑन फोन है। यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो ये आवाज है ना, ये नहीं आनी चाहिए। आपकी मेहरबानी है, इसलिए हम यहाँ पे लेवल 3 को बैठाते हैं कि लेवल 3 समझदार होती है, उनको पता होता है कि ये फोन की कितनी कदर है। तो मैं आपके सामने ये एक ऑन बोर्ड के ऊपर कर रहा हूँ, तो लिहाजा आप खामोश रहें और मुझे पता चले कि आप बड़े ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो लेवल 2 की मैं छुट्टी करवा दूंगा और लेवल 3 को बिठा के ये लेक्चर दे दूंगा। वो चंद लड़के भी लेवल 2 के हैं ना, लेवल 3 का बच्चा शोर करता ही नहीं है। सही बताऊं, उनको बड़ा क्रेज होता है कि हमको नई चीज आ रही है देखें। पता नहीं आप पैसे खराब करने के लिए आते हो, मुझे तो समझ नहीं आती है। स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। एक बात याद रखें, इससे मेमोरी चिप का कोई भी लेना देना नहीं है रैम के साथ या सीपीयू के साथ। मेमोरी चिप सिर्फ एक हार्ड डिस्क है। कह लो कि आपके पास आपने एक लैपटॉप बनवाए हैं, आपने उसकी मेमोरी रखवा दी है 512 या आपने मेमोरी रखवा दी है 2 TB, जितनी किसी को नीड होती है। सिस्टम वैसे का वैसे ही रहता है, सिस्टम में कोई मसला नहीं आता। समझ आइए? जैसे लाइक आपने 512 1 TB वाला, अब 2 TB फोन आया 16 Pro Max, 256 GB भी आया है। उसके अंदर रैम, सीपीयू, कैमरे, एवरीथिंग, हर चीज सेम लगी हुई है, सिर्फ एक मेमोरी का फर्क है। तो इससे कोई आपका फोन स्लो नहीं होता, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैन्युअली ओपन कर लेते हैं। तो नीचे से नहीं करना, मैं इसको ब्लेड की जगह बना रहा हूँ। हम इसको मैन्युअली ओपन कैसे करेंगे? यहाँ पे हम पहले इसकी डस्ट निकालेंगे, जो साइडों पे डस्ट है, और उसके बाद लिक्विड डाल के इसको हम थोड़ा सा, पहले ओपन ही हुआ ये फोन, ऑन को ही हम इस तरह खोल लेंगे। पता नहीं गम ही ना लगी हो, मैं तो आप नहीं, गम लगी हो तो ये ब्लेड नहीं जाता अंदर। ऑलमोस्ट गम नहीं लगी, लेकिन किसी किसी को लगी हो तो फिर भी ब्लेड चला भी जाता है। ये कोई काम नहीं है। ठीक है, ये वो फोन है जो पहले नहीं खुला और ये इजीली खुल गया। पहले भी खुलेगा ये। इसकी बैटरी पहले रिप्लेस हुई है। हाँ, ये भी बात है। इसको किसी ने बैटरी का सेल चेंज कर, इसकी टाइमिंग ठीक होगी फिर। वो तो सिर्फ एक कह लो कि आपको सेटिस्फाइड करने के लिए ऊपर लिखा होता है। यार वो एक ही डील ले आए हो। लगता है ये सारे सिर दे हाथ फेर के उस्ताद ही गंजा है। गाल ही कोई जो वो मशीनों वाली वीडियो बनी है ना, उस पे मेरे कुछ ज्यादा नहीं, कुछ 5 घंटे लगे हुए हैं उस वो 2 मिनट की वीडियो बनाने पे। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल से वो बहुत मुश्किल वीडियो में से वो वीडियो बनी है। रोशनी वो आज लाइव है सच्ची बच्ची को 20
पैक 20 को पहुंचे हैं। वो लाइव निकली है, कमेंट करना जरा दबा लगे हैं। अमी बोर्ड और ये इसकी लगी हुई है मेमोरी चिप। इस मेमोरी चिप को हम ग्राइंड करेंगे और उससे क्या होगा कि जो फ़ोन हमारा है वो माशाल्लाह सेव रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं CNC मशीन के ऊपर और नीचे जाओ समीर, बल्कि ठीक है वर्मा लेके आए हो। कैमरा बंद कर। अच्छा ये हमारे पास CNC मशीन है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये चिप को हम क्लिक करते हैं कि हमें क्या 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 करना है इसका। हमें चिप को इसको ग्राइंड करना है। फ्लोर लेके आए, फ्लोर फाइल लिए हो? इसके अंदर नहीं दे रही है। जूम करो करेगी, इसमें दिखाओ कैसे ग्राइंड होती हैं, दिखाओ जरा भाई अपनी। तो चंगी गल ना करी, चली जाने मगर रही। लाइट चली गई तो शुरू तो खेल लांगे, केड़ी गल है। किन्ने कहा सी लाइट चली है? आंदा सब पाकिस्तान च रहने हैं, मैं भुलिया बड़े दिनों तो। 200 लाइक्स आएंगे। कर दे आपके 200 लाइक्स पर इंस्टाग्राम रील। सॉरी कुछ टेढ़ा होता ही नहीं है, वो सही था, वो थोड़ा सा लग रहा था, वैसे होता नहीं है टेढ़ा। Big deal. चंदू स्नैक्स में भी है कि वो अपनी थोड़ी बड़ी नेक होनी। कैंसिल नहीं है जी 60 नहीं 12-13 जिसकी मर्जी लें, टैक्स की लें। PPT भी ये हेलमेट बनाएगा यार, हेलमेट बनाएगा यार। हाँ नहीं, हेलमेट यार पीछे से मत, हेलमेट यार नहीं बड़ा प्रो मैक्स का पैनल पर बैटरी हो गई है, बैटरी का
मामा आ रही है फैमिली गए फैमिली को बोतल नहीं आएंगे यार पानी बस आया